ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को ही स्किप कर सकते हैं। अ डेडली फॉल, अ स्टेयरकेस, अ राइटर हु वाज गिल्टी। 18 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of She's accident? down on the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Please. How many stairs did you What? fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down, sir. Calm down. No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here. 9 दिसंबर 2001 को नॉर्थ कैरोलिना के डूरम में रात के 2:40 पर 911 ऑपरेटर को एक कॉल आता है। इस कॉल में हम नॉर्थ कैरोलिना के एक हाई प्रोफाइल नॉवेलिस्ट माइकल पीटरसन को रोते बिलखते हुए बहुत ही बद हालत में सुनते हैं। उसके अनुसार जब वो रात को अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ आया तो उसने अपनी वाइफ कैटलिन को लहूलुहान हालत में सीढ़ियों के नीचे देखा। माइकल इतना शॉक्ड और पैनिक स्टेट में था कि वो डिस्पैचर को ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसके अकॉर्डिंग उसकी वाइफ की सांसें अभी भी चल रही थी और वो एम्बुलेंस को जल्दी आने के लिए कहता है। जल्द ही पैरामेडिक एक्सपर्ट जेम्स रोज और रोन पेज 1810 सीडर स्ट्रीट पर पहुंचते हैं, पर वो दोनों सिर्फ एक सीढ़ियों से गिरे हुए विक्टिम को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा उसकी गर्दन टूटी होगी और सिर पर कुछ चोट आई होगी, जो एक्सप्लेन करता है कि फोन पर खून का जिक्र किया गया था। पर उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। कैथलीन सीढ़ियों के नीचे बद हालत में लेटी हुई थी। सीढ़ियों के निचले हिस्से की दीवार खून से लथपथ थी, मानो कैथलीन के शरीर से पूरा खून निचोड़ा गया हो। जेम्स और रोन के अकॉर्डिंग माइकल कैथलीन के पास बैठा सुबक सुबक कर रो रहा था और कुछ बोलने की हालत में नहीं लग रहा था। उससे जितनी भी पूछताछ कर पाए उससे यही पता चल पाया कि माइकल बाहर लाइट्स ऑफ करने गया था। वो इवेंचुअली सोने की तैयारी कर रहे थे और जब वो वापस आया तो उसने कैथलीन को सीढ़ियों के नीचे इस हालत में देखा। खैर, पैरामेडिक्स ने यहाँ सिचुएशन को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सुबह 6 बजे तक ऑफिसर वीटा मैकडिल और विक्टोरिया फगोरा क्राइम सीन पर पहुंचे। उनके अकॉर्डिंग वहां कैथलीन की डेड बॉडी के अलावा माइकल और उसका बेटा टॉड और उसके कुछ दोस्त थे जो क्रिसमस पार्टी से लौट रहे थे और घर के सामने पैरामेडिक्स को देखकर चौंक गए थे। ऑफिसर्स को भी इतना सारा खून देखकर अजीब लगा। सिर्फ सीढ़ियों से गिरने पर दीवार पर इतना मेस होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव आर्ट हॉलैंड क्राइम सीन पर पहुंचे और उन्हें सीन को देखकर ही षड्यंत्र की बू आ गई। तुरंत सर्च वारंट इशू किया गया और टॉड एंड कंपनी को वहां से जाना पड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक वीडियो टेप वॉक थ्रू कंडक्ट किया और शॉकिंगली कुछ सस्पिशियस डिस्कवरी उनके हाथ लगी। उन्हें घर के एंट्रेंस पर कुछ खून के निशान मिले। सिमिलरली डोर फ्रेम और डोर नॉब का भी यही हाल था। कैथलीन की बॉडी के पास भी खून से सने पेपर टॉवल और टिश्यूज थे। माइकल के टेनिस शूज और सॉक्स भी खून से सने हुए थे। माइकल के अकॉर्डिंग जब उसने कैथलीन को इस हालत में देखा तब उसने यही शूज पहने हुए थे, पर बाद में उन्हें निकाल दिया, शायद इसीलिए ही उन पर खून मिला हो। खैर, इंजरीज की बात करें तो प्री असेसमेंट के दौरान मेडिकल एग्जामिनर ने कैथलीन के सिर के पिछले हिस्से पर 2 लैसरेशंस को स्पॉट किया और यहाँ उन्होंने एक शॉकिंग और इस केस को घुमा देने वाली डिस्कवरी की। उनके अकॉर्डिंग स्टेयरकेस की रेलिंग को भी पूरी तरह से रूल आउट ना करते हुए ये लैसरेशन पॉसिबली किसी लंबी पतली रॉड से आई होंगी, पर फाइनल रिजल्ट्स के लिए उन्हें ऑटोप्सी का वेट करना था। ऑटोप्सी में कैथलीन के सिर के पिछले हिस्से में 7 बड़ी और छोटी लैसरेशंस और नेक के बाएं हिस्से में एसोसिएटेड हैमरेज के साथ फ्रैक्चर पाया गया, जिसने शायद गला घोटने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया। हाथ और बाजुओं पर कुछ छोटी मोटी इंजरीज थी जो शायद डिफेंस की कोशिश करने से आई होंगी। ब्लड में अल्कोहल के भी लेवल्स मिले, मतलब वो उस समय ड्रंक थी। इन सब पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए माइकल को जल्द ही कैथलीन के मर्डर के लिए चार्ज किया गया। अब माइकल कोई छोटा मोटा नॉवलिस्ट नहीं था। वीडियो के इस पड़ाव पर आकर उनकी फॉर्मर ऑक्यूपेशन, फैमिली ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। माइकल पीटरसन का जन्म अमेरिका के टेनेसी में हुआ था। उनकी हायर एजुकेशन ड्यूक यूनिवर्सिटी से हुई थी, जहां पीटरसन सिग्मा नू फ्रेटर्निटी का प्रेसिडेंट था और 1964 से लेकर 1965 तक वहां के डेली स्टूडेंट न्यूज़पेपर द क्रॉनिकल का एडिटर भी रह चुका था। ग्रेजुएशन के बाद पीटरसन डिफेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर चुका है। उन्हें वियतनाम के रिसर्च आर्गुमेंट्स के सिलसिले में भी असाइन किया गया था, जहां उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी पैट्रिशिया स्यू वॉकमैन से हुई, जो उस समय वेस्ट जर्मनी में रह रही थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे क्लेटन पीटरसन और टॉड पीटरसन हुए। 1968 से 1971 तक उन्होंने वियतनाम वॉर में सर्व किया, जहां उन्हें कार एक्सीडेंट ने डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें एज अ कैप्टन ऑनरेबल डिस्चार्ज देना पड़ा।
1999 में तो उन पर कुछ रिवॉर्ड फॉल्स क्लेम्स में फ्रॉजरी करने के भी इल्जाम लगे थे। मिलिट्री के दौरान पीटरसन और उनकी पहली पत्नी पैट्रिशिया कुछ समय जर्मनी में रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एलिजाबेथ और जॉर्ज रैटक्लिफ से हुई थी। वो इस दौरान इतने क्लोज हो गए थे कि जॉर्ज और एलिजाबेथ की सस्पिशियस और अचानक हुई मौत के बाद माइकल ने उनके दोनों बच्चों मार्गरेट और मार्था का गार्डियन बनने का फैसला किया था। 1987 में माइकल और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद माइकल नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूरम में मूव हो गया था। 1979 में माइकल की मुलाकात एक सक्सेसफुल नोटल बिजनेस एग्जीक्यूटिव कैथलीन एटवाटर से हुई। 1997 तक साथ रहने के बाद उन्होंने शादी कर ली। माइकल की ही तरह कैथलीन को भी अपने पहले हस्बैंड से एक बेटी थी, जिसका नाम कैथलीन एटवाटर था। उनकी शुरुआती जिंदगी अच्छी कट रही थी, पर 2000 आते आते पीटरसन बेरोजगार हो गया था। उसकी तरफ से फैमिली में बस मिलिट्री पेंशन ही आती थी, तो बेसिकली कैथलीन फैमिली की फाइनेंशियल प्रोवाइडर थी। अब इस हादसे के बाद पीटरसन ने स्टेट के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर डेविड रडोल्फ को हायर किया और कई अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को इनवाइट करके द स्टेयरकेस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जहां पीटरसन ने इस घटना से जुड़े सारे इनसाइट्स खुद पेश किए। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जहां अपोजिट जूरी के पास माइकल को एग्जीक्यूट करने के लिए कई थ्योरीज थी। पहली थी माइकल का कैथलीन के घर में ओनली प्रोवाइडर होने से इनसिक्योर होना। उसने शायद ये सब कैथलीन की 1.6 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा हड़पने के लिए ही किया हो। और दूसरी बहुत ही चौंका देने वाली थी, जिससे माइकल का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने खुल गया था। दरअसल माइकल गे था। घटना की रात कैथलीन घर पर थी, पर उसकी कोवर्कर उसे किन्हीं डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में फोन करती है। उस समय कैथलीन के पास उसका वर्किंग कंप्यूटर नहीं था। She called me later in the evening around 11 p.m. I let her know there was a package that we would be reviewing of a document for that meeting and asked if she wanted me to email it to her. What did she say? She told me that she had not brought her laptop home with her. तो वो उसे अपने होम ईमेल जो कि माइकल के कंप्यूटर में था पर भेजने के लिए कहती है। इसके बाद जब कैथलीन माइकल का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे माइकल की सीक्रेट के लाइफ के बारे में पता चलता है। इसके बाद यकीनन उनमें बहस हुई होगी और हीट ऑफ द मोमेंट में माइकल से ये सब कुछ हो गया, जिसके बाद माइकल ने कैथलीन को एक कस्टम मेड फायरप्लेस पोकर से मारा होगा, जो कि कैथलीन की बहन ने पीटरसन्स को गिफ्ट दिया था और जो सस्पिशियसली इन्वेस्टिगेशन के समय गायब था। सर्च के बाद उसे गैराज से बरामद किया गया था। और एक और बात, आपको याद होगा कि माइकल और उसकी पहली पत्नी एलिजाबेथ रैटक्लिफ और जॉर्ज रैटक्लिफ के साथ क्लोज थे। एलिजाबेथ की डेथ भी ऐसी ही सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। उसकी मौत का पॉसिबल रीजन भी ब्रेन हैमरेज आया था और शॉकिंगली उस रात भी पीटरसन्स उनके साथ डिनर कर रहे थे। तब माइकल बच्चों को बेड पर सुलाने के लिए रुक गया था। अगली सुबह उन्हें मृत पाया गया। मतलब माइकल ही था जिसने उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा था, जिसकी वजह से ड्यूरम कोर्ट रैटक्लिफ की ब्यूरिड बॉडी को एक्सह्यूमेट करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसे सेकेंड ऑटोप्सी की जरूरत थी। ऑटोप्सी के बाद कोर्ट को सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गए थे, जिससे एलिजाबेथ की मौत को होमोसाइड में ओवरटर्न कर दिया गया। इस केस के लिए प्रोसिक्यूशन ने पीटरसन को सीधे तौर पर चार्ज तो नहीं किया, पर एक ऐसा इंसिडेंट जरूर करार किया जिसने माइकल को ये आइडिया दिया हो। दूसरी ओर कैथलीन की बेटी कैटलीन और बहन कैंडिस सेम्परिनी पहले तो माइकल का खुलेआम सपोर्ट कर रही थी, पर उसकी बायोसेक्सुअलिटी का राज खुलते ही दोनों ने फैमिली ट्री से किनारा कर लिया। 2002 में तो कैटलीन ने अपने स्टेप फादर के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ भी क्लेम किया था, जिसे 2007 में $25 मिलियन के लिए सेटल कर दिया गया। 10 अक्टूबर 2003 को नॉर्थ कैरोलिना की हिस्ट्री के सबसे लंबे ट्रायल के बाद ड्यूरम काउंटी जूरी पीटरसन को दोषी करार करते हुए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल की सजा सुनाती है। इतने सालों में माइकल ने कई बार रीट्रायल की अपील की। सालों बाद यह मामला दोबारा चर्चा में आया जब पता चला कि एक इम्पोर्टेंट विटनेस ने झूठी गवाही दी थी। इसके चलते माइकल को 2011 में फिर से मुकदमे का सामना करने के लिए नया ट्रायल दिया गया, लेकिन 2017 में उन्होंने एक एल्फर्ड प्लीड के तहत दोष स्वीकार कर लिया। एल्फर्ड प्ली एक तरह की गिल्टी प्ली होती है जो अमेरिका की जस्टिस सिस्टम में यूज की जाती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूँ, पर मामला ट्रायल तक गया तो जूरी शायद मुझे दोषी मान ले, इसलिए मैं सजा से बचने के लिए दोषी ठहरने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो पहले ही 8 साल जेल में बिता चुके थे, इसलिए उनके द्वारा पहले ही बिताए गए समय को सजा के रूप में मान लिया गया और 24 फरवरी 2017 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। माइकल जेल से बाहर आ तो गए, लेकिन सच आज भी एक सवाल की तरह नॉर्थ कैरोलिना की धरती पर जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, या फिर कानून ने एक और बेकसूर को चुप रहने पर मजबूर कर दिया? इस केस के आधार पर आप किस थ्योरी को सच मानते हैं? कमेंट में बताइए और अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't